हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज हब पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे हम 27 जुलाई 2021 का। तो आइए शुरू करते हैं। वो वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन आज का होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के जो डाटा पॉइंट में सबसे पहले जो बात कही गई है वो जो एक्सेस डेट मृत्यु का जो डाटा है उस डाटा के रजिस्ट्रेशन के बारे में ये आज बात कही गई है कि जो एक्सेस डाटा है डेथ का वो रजिस्टर हुआ है वो भारत में काफ़ी बड़े लेवल पर हुआ है। जो सीआरएस जो है सिविल रजिस्ट्रेशन डाटा जो है जिसमें जो मृत्यु होती है उसके बाद में इसमें रजिस्ट्रेशन भारत में इस पोर्टल पे किया जाता है। तो उसका जो डाटा है वो ये बताता है कि 8.22% जो डेथ्स हैं वो एक्सेस रजिस्टर्ड हुई हैं और जो कोविड-19 की जो डेथ बताई गई हैं वो उससे 8.2 गुना ज़्यादा रैंक बता रहा है। तो इस प्रकार की स्थिति देखने को मिली है कि जो स्टेट्स हैं उन्होंने अपना जो डाटा है वो लो लेवल पर बताया है, जबकि जो सीआरएस का डाटा है वो इससे काफ़ी हाई डाटा शो करता है। तो इस प्रकार की स्थिति देखने को मिली है। आप देखेंगे कि जो वेस्ट बंगाल है उसने अपना जो टोल बताया था वो 10,787 बताया था, जबकि वहाँ पे सीआरएस के डाटा के अनुसार 1,20,000 डेथ वहाँ पे हुई थी, जो कि 11 गुना इसका डाटा का है। इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में आप देखेंगे तो 1.9% गुना ज़्यादा वहाँ पर हुआ था। हरियाणा में देखेंगे आप वहाँ पर 7 गुना ज़्यादा डेथ हुई थी। इतनी कम डेथ वहाँ पे उन्होंने बताई थी। इसके अलावा तमिलनाडु है, तमिलनाडु के अलावा कर्नाटका है, केरला है, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। इस प्रकार के स्टेट्स हैं। यहाँ पे आप मध्य प्रदेश में देखेंगे आप 23 गुना जो वहाँ पर सीआरएस का डाटा है वो एक्सेस पाया गया है। तो इस प्रकार की स्थिति ये देखने को मिलेगी किस प्रकार जो स्टेट के जो गवर्नमेंट है, जो वहाँ की मशीनरी है, उसने किस प्रकार जो लोकल पब्लिक है, लोकल लोग हैं, उनको वहाँ पर गलत न्यूज़ दी और इस प्रकार का जो डाटा है वो प्रदर्शित किया जिससे कि वहाँ पर पैनिक नहीं हो सके। गवर्नमेंट की चाहे मंशा जो भी रही हो, लेकिन ये डाटा जो है गलत प्रदर्शित करना भी एक प्रकार की गलती ही है, जिससे कि लोग संभल नहीं पाते और जो इस प्रकार की स्थिति बन जाती है कि सरकार के ऊपर से उनका जो विश्वास है वो उठने लग जाता है। तो इस प्रकार की बात इस डाटा पॉइंट में आज कही गई है कि जो 90% से ज़्यादा जो सीआरएस का डाटा है वो 2019 के जो इसमें एनुअल रिपोर्ट प्रदर्शित की गई थी उसमें कहा गया था कि जो 90% डाटा है वो उसका रजिस्ट्रेशन अब होने लग गया है। तो इस प्रकार जो सीआरएस का डाटा है उसे ऑथेंटिक डाटा मान लेना चाहिए। तो आप देखेंगे कि जो इन स्टेट्स में है वो एक्सेस जो रजिस्ट्रेशन हुआ था वो 1 लाख डेथ का हुआ था कोविड के चलते, और जो दिखाया गया था और जो एक्चुअल सीआरएस का डाटा था वो 8.5 लाख के समथिंग डाटा प्रदर्शित कर रहा था। तो इस प्रकार से जो ये स्थिति आप देखेंगे वो स्टेट भारत में जो स्टेट हैं उनके आधार पर उनके साथ ही ये प्रॉब्लम नहीं है। जो कंट्रीज़ हैं अब बाहर की और जो दूसरे देश हैं उनके साथ में भी यही प्रॉब्लम देखने को मिली है कि जो एक्सेस डेथ है वहाँ पर वो उसका जो रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। और मई मार्च 2020 से लेकर अगर आप मई 2021 तक का अगर आप रेशियो की बात करें तो वहाँ पर जो यूएस में डेथ हुई थी वो 5 लाख उन्होंने दिखाई थी, जबकि 7 लाख का वहाँ पर डाटा अवेलेबल था। और ये लगभग 1.25 गुना आप मानेंगे कि इसमें ज़्यादा डेथ हुई थी। मेक्सिको, पेरू, रशिया, यूएस, चिली और इंडिया, इस प्रकार आप देखेंगे कि जो इसमें डाटा का जो अवेलेबिलिटी है वो सब जगह पे कम ही दिखाया गया है। किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है, लेकिन हर जगह पे कुछ ना कुछ जो छुपा कर डाटा रखा था उसमें तो डिफरेंस ज़रूर आपको मिलेगा। और डेथ का जो रजिस्ट्रेशन है आप देखेंगे कि जो चिली है, जो पेरू है, पेरू में डेथ का रजिस्ट्रेशन सिर्फ 75% ही मैक्सिमम है और 57% मोर्टेलिटी का परसेंटेज वहाँ पर है। 75% वहाँ पर जब रजिस्ट्रेशन हुआ है तो आप समझते हैं कि जो 25% डाटा है वो वैसे भी अनअवेलेबल है। तो इसमें 25% डाटा अगर हम इसमें और जोड़ेंगे तो और भी ये डाटा है वो ऊपर ऊपर जाएगा।
तो इस प्रकार की स्थिति अभी देखने को मिल रही है रजिस्ट्रेशन को लेकर। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे यूएस में भी इस प्रकार की स्थिति है, मैक्सिमम में भी है, पेरू में सबसे ज़्यादा स्थिति खराब है, चिली है, वहाँ पर भी ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है कि अभी जो डेथ का जो रजिस्ट्रेशन है वो अभी वहाँ पर बढ़ने लग गया है। तो इस प्रकार जो कंट्रीज़ हैं उन कंट्रीज़ में भी इसी प्रकार की स्थिति देखने को मिल रही है, और कंट्रीज़ के बाद में जो स्टेट्स हैं इंडिया के उस वहाँ पर भी यही स्थिति देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर जो डाटा है उसे नेगेटिवली प्रेजेंट किया जा रहा है, जो कि देश की जनता के लिए और जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन पॉलिसी मेकर्स के लिए जो एक गलत साइन लेकर जाएगा, और इस प्रकार का जो डेवलपमेंट है वो एक गलत डायरेक्शन में जाएगा। क्योंकि अगर जो डेथ हो रही हैं, डेथ होने जो मान लीजिए अगर 1000 डेथ का अगर डाटा हमारे पास में अवेलेबल है, तो जो अरेंजमेंट किए जाएंगे वो अरेंजमेंट 1000 लोगों को देकर ही किए जाएंगे, और उसके बजाय अगर मान लो एक्चुअल में निकलेंगे 10,000 लोग, तो 10,000 लोगों का अरेंजमेंट 10,000 लोगों पे भारी पड़ेगा, और जो 1000 लोग हैं उनका अरेंजमेंट 10,000 लोगों के लिए काफ़ी नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति ही अभी जो सेकेंड वेव थी वो सेकेंड वेव में देखने को मिली थी, जहाँ पर जो डाटा ने एक मेजर रोल जो है वो प्ले किया था। इसीलिए जो डाटा है, ये जो डेथ का टोल है उस का डिस्कशन बार बार किया जा रहा है अलग अलग रूप में, क्योंकि जो ये डाटा है उसका डाटा का जो गलत इंटरप्रिटेशन दिया गया था और गलत इसमें नंबर प्रदर्शित किया गया था, उसी के कारण जो पॉलिसी और जो अरेंजमेंट करने में प्रॉब्लम हुई ही थी। वो अरेंजमेंट बहुत जो डाटा अवेलेबल किया गया था और जो दिखाया गया था उसी के आधार पर की गई थी। इसी वजह से मिसमैनेजमेंट वहाँ पर हो गया था और एक केओस की स्थिति वहाँ पर बन गई थी। तो इसीलिए ऑक्सीजन की कमी और बेड्स की कमी और जो हॉस्पिटल्स में भीड़ थी वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। तो इस प्रकार की स्थिति जो है वो इस प्रकार का गलत डाटा प्रदर्शित करने से हुई है, जो कि सरकार ने निश्चय ही पब्लिक में पैनिक ना हो इस वजह से की थी, लेकिन इसकी वजह से काफ़ी जो स्थिति है वो गलत डायरेक्शन में क्रिएट हो गई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अब पहले एडिटोरियल की तरफ। दोस्तों आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में एक लैंडस्लाइड का प्रॉब्लम हुआ था। मुंबई में भी काफ़ी लैंडस्लाइड की वजह से अभी डेथ हुई है। इसी प्रकार जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पर भी, अभी जो तमिलनाडु है वहाँ पर भी बरसात है वो काफ़ी एक्सेस में हो रही है। तो इस प्रकार जो नेचुरल डिजास्टर हैं उनके द्वारा जो हमारे जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उसके बारे में इस आर्टिकल में बात की गई है। और जो हिमाचल प्रदेश में अभी जो लैंडस्लाइड हुई है उसमें 9 जो टूरिस्ट थे उनकी डेथ हो गई है। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ये जो लैंडस्लाइड है वो हुआ था। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट जो हिमाचल प्रदेश का जो हिमालयन एरिया है उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है, और यही सबसे ज़्यादा जो देखा जाता है टूरिस्ट के द्वारा इस एरिया को। तो इसमें जो सीन है वो सीन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और हिमाचल प्रदेश में वही सबसे ज़्यादा मशहूर है। तो इस प्रकार की स्थिति वहाँ पर देखने को मिली है कि जो टूरिस्ट हैं वो उनकी डेथ हो गई है लैंडस्लाइड की वजह से। तो आर्टिकल में यही बात कही गई है कि जो जैसे तैसे कोविड-19 के बाद में तो जो टूरिस्ट हैं अभी वहाँ पर आना शुरू हुए हैं। जून में कुछ हज़ार के समथिंग है वहाँ पर टूरिस्ट आए थे। तो ऐसी स्थिति में जो टूरिस्ट की सेफ्टी है वो अगर उन्हें नहीं मिल पाएगी, और अनफॉर्चुनेटली और अचानक से अगर कोई भी ऐसा हादसा अगर वहाँ पर हो जाएगा, तो इस प्रकार से वहाँ पर जो टूरिज़्म है वहाँ का वो ख़राब हो जाएगा। और जो मेन इकोनॉमी है उत्तराखंड की अगर आप देखें और हिमाचल प्रदेश की देखें और जितने भी हिमालयन स्टेट हैं अगर उनमें आप देखेंगे कि जो उनकी इकोनॉमी है वो मेनली जो टूरिज्म पे ही बेस है। और इस प्रकार के अगर जो सडन डिजास्टर हैं वो अगर होते रहेंगे तो वहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती जाएगी टूरिज्म को लेकर, और इस प्रकार का जो बंदोबस्त है वहाँ पर किया जाना चाहिए। जो आर्टिकल में जो मेन कारण इसका जो बताया गया है हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड का, उसमें इकोलॉजिकल प्रॉब्लम बताई गई है, क्योंकि जो मेगा हाइड्रो पावर का जो प्रोजेक्ट है वो वहाँ पर चल रहा है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। उसको लेकर जो है वो ड्रिलिंग वगैरह और काफ़ी सारी ऐसी जो चीज़ें हैं वो देखने को मिल रही हैं। वहाँ पर जो ग्रीन
पावर का जनरेशन वहाँ पे किया जाएगा और फॉसिल फ्यूल्स को वहाँ पर रिप्लेस किया जाएगा। ऐसा एक प्रोजेक्ट वहाँ पर चल रहा है, जिसकी वजह से जो इकोलॉजिकल डिस्टरबेंस है वो पैदा होता है और वाइब्रेशन जैसे होती हैं पहाड़ों में वाइब्रेशन की वजह से, और जो ग्रीनरी है उसको नुकसान पहुंचाया जाता है, वो पेड़ों को काटा जाता है, उसकी वजह से इकोलॉजिकल डिस्टरबेंस पैदा होता है, जिसकी वजह से क्लाउड बर्स्ट और लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक जैसी जो प्रॉब्लम है वो वहाँ पर पैदा होती हैं। तो इस प्रकार की स्थिति वहाँ पर बनती है कि इस प्रकार का डिजास्टर हमें देखने को मिलता है, क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश है वो वहाँ पर किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ग्लेशियल फेड सतलज वैली है, जो ग्लेशियर से ढकी हुई है, बर्फ़ से ढकी हुई है सतलज वैली। वहाँ पर इस प्रकार से टूरिस्ट हैं वो काफ़ी आते हैं, और एक साइंटिफिक एस्टिमेट के हिसाब से अगर बात करें तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड और जो हाइड्रोपावर जो स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है वहाँ पर, उसके कारण उसको काफ़ी नुकसान हो रहा है। लैंडस्लाइड और भूकंप जैसी स्थिति वहाँ पर बन रही है। इसी के कारण जो नेपाल में है 2015 में अर्थक्वेक आया था, तो इस प्रकार की स्थिति ये देखने को मिलेगी। जो ये जानलेवा जो यहाँ पर मौसम के जो इवेंट होते हैं इनसे हमें बचना चाहिए, और इनमें सुधार करने के लिए जो भी हम कर सकें वो करना चाहिए। मेन तो इसमें यही है कि जो नेचुरल जो स्टेबिलिटी जो नेचर ने अपनी बना रखी है, उस स्टेबिलिटी को हम जो डिस्टर्ब ना करें, और हमें अगर कोई भी डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट करना है तो हम ऐसी एरिया में या ऐसी जगह पे करें जहाँ पर जो नेचर है उसको नुकसान नहीं हो पाए। आप देखिए कि जो नेचर है उस नेचर ने अपने आप को स्वयं अपने लेवल पे डेवलप किया है, और इस डेवलपमेंट में जो ह्यूमन है इसका कोई भी रोल नहीं है। नेचर अपने आप को स्वयं डेवलप करता है, और अगर उसमें कोई डिस्टरबेंस होता है तो उस डिस्टरबेंस को भी वो इक्वल करने के लिए स्वयं ही कोई ना कोई क्रियाकलाप करता है, जिसमें नेचुरल डिजास्टर उसमें से एक है। आप देखेंगे आजकल जो साइक्लोन है, साइक्लोन का भी लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है और इनका नंबर भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इस प्रकार से इनसे निपटना भी एक तरफ मुश्किल ही हो रहा है देश के लिए, जो भी कोस्टल एरिया है। तो इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल रही है, तो हमें चाहिए कि तुरंत प्रभाव से जो इकोलॉजी है उसे हम समझने की तरफ आगे बढ़ें, और इकोलॉजी को एक बहुत ही मेजर पार्ट हम अपनी लिविंग का बनाएं, तभी जाकर ये इस प्रकार की जो स्थिति है वो उससे हम भविष्य में बच सकते हैं। तो यही एडवाइस इस आर्टिकल में दी गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। दोस्तों, इसी वर्ष जून में जो केंद्र सरकार ने इमिग्रेशन जो एक्ट हमारा 1983 है उसमें कुछ चेंजेस प्रपोज किए हैं, और जो न्यू इमिग्रेशन बिल है 2021 उसे प्रपोज किया है, जिसे कि अब इस मानसून के सत्र में टेबल पर आने की उम्मीद है। तो इस प्रकार इस इमिग्रेशन बिल के बारे में ही इस जो आर्टिकल है उसमें चर्चा की गई है। दोस्तों, आप जानते हैं कि जो इमिग्रेशन से लेकर काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम है हमारे देश में अभी अवेलेबल हैं, जैसे कि जो हमारे यहाँ से जो माइग्रेंट वर्कर जो बाहर जाते हैं उनके साथ में जो एक्सप्लॉइटेशन होता है और उनका जो शोषण होता है उसके विरुद्ध में हम लोग कुछ ज़्यादा जो हमारे पास में पावर है वो अवेलेबल नहीं है। जो लॉज हैं वो बहुत ही ज़्यादा इसी प्रकार के बनाए गए हैं कि जो उन पर जो अत्याचार विदेशों में होते हैं उसके संबंध में कुछ खास हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो उसी स्थिति से निपटने के लिए इन चेंजेस को लाया गया है, और इन चेंजेस के आने से क्या क्या जो असर है वो पड़ेगा, और किस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स हैं वो अभी इस बिल में अवेलेबल हैं, और जो क्या क्या अभी जो प्रॉब्लम्स हैं वो अभी ये झेलनी पड़ती हैं माइग्रेंट्स को, उसके बारे में इस आर्टिकल में चर्चा की गई है। तो समझते हैं जो एक्सप्लॉइटेटिव सिचुएशंस हैं इन वर्कर्स के साथ में वो काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलती हैं कि यहाँ से जो वर्कर हैं उन्हें ले जाया जाता है विदेश में। ज़्यादातर ऐसा जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वहाँ पर होता है, जैसे कि दुबई है और कतर है, अरब गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, वेस्ट एशिया है। इस इधर का जो एरिया है वहाँ पर जो लेबर माइग्रेशन होता है उसके साथ में एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और हमारा जो 1983 का जो इमिग्रेशन एक्ट है उसके अकॉर्डिंग कुछ ज़्यादा
ज़्यादा प्रेशर हम उन लोगों पर नहीं डाल पाते हैं, और जो हमारे लोगों के साथ में जो एम्प्लॉयर के द्वारा जो वहाँ पर शोषण किया जाता है और जो उनका दोहन किया जाता है, वो उस पर उससे हमें उनसे नहीं बचा पाते नहीं हैं इस लॉ के अकॉर्डिंग। इसीलिए इस लॉ में अभी हाल ही में चेंजेस प्रपोज किए गए हैं, जिसे अभी लॉ का फॉर्म इस मानसून सत्र में दिए जाने की संभावना है। और अभी जो पब्लिक जो कमेंट है वो इस पर मांगे गए थे, तो इस लेवल पर अभी चल रहा है, अभी ये पब्लिक कमेंट इस पे मांगे गए हैं। तो जो लॉ है वो उसके अकॉर्डिंग था, जो अभी हम मान लीजिए वहाँ पर किसी व्यक्ति का अगर शोषण हो रहा है, किसी व्यक्ति को अगर बैड डेब्ट में फंसा के वहाँ पर अगर गुलाम बना दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में हम उस माइग्रेंट वर्कर को वहाँ से बचाने में सफल नहीं हो पाते, और वो वहाँ से छुड़ा के लाए जाने में के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है। इसीलिए वजह से जो ये न्यू बिल है इसे यहाँ पे लाया गया है। इसमें जो इम्प्रूवमेंट और ड्रॉबैक्स हैं उसके बारे में भी इसमें चर्चा की गई है, कि जो एक्ट है उसमें न्यू इमिग्रेशन पॉलिसी है, जिसमें कि जो रिक्रूटर होते हैं, जो नौकरी देते हैं देखने वाली जो एजेंसीज होती हैं, उन एजेंसीज के ऊपर शिकंजा कसा गया है, और उनकी जो फीस वगैरह वो जो लेते हैं उस फीस को भी यहाँ पर लिमिट किया गया है। और उस फीस को यहाँ पर लिमिट किया जाना चाहिए था, लेकिन लिमिट नहीं किया गया है, और जो वर्कर्स है वो फीस है वो का अपने हिसाब से ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इसे जो है लिमिट किया जाना चाहिए था। जब मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर सऊदी में जाता है, तो वहाँ पर उससे 1,000 रुपये की फ़ीस ली जाती है, डॉलर की। और कोई कतर में अगर जाता है तो उस वहाँ पर उससे जो है $1,200 की फ़ीस ली जाती है। तो इस प्रकार से जो डिफरेंस है वो व्यक्ति को झेलना पड़ता है, और जो एजेंसीज है वो मनचाही जो फ़ीस है वो लेते हैं। इस फ़ीस को चेंज करके जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो मापदंड हैं उसके अकॉर्डिंग हमें चलना चाहिए, और उन मापदंड के अनुसार जो है वो ये फ़ीस है वो फिक्स करनी चाहिए, जिससे कि जो गरीब जो वर्कर है, पुअर वर्कर है, वो इसे अपना सके, और जो विदेश में नौकरी करने का जो उसका सपना है वो उसे पूरा कर सके। दोस्तों, इसके अलावा जो राइट्स हैं उन राइट्स को भी विदेशों में प्रोवाइड कराने की बात इस लॉ में की गई है। जो लेबर राइट्स होते हैं और राइट्स को लेकर भी जो देश कंट्री है उन्हें सजग होना चाहिए। जैसे कि जो फिलीपींस एक देश है, वहाँ पर जो वर्कर होते हैं और उन्हें फिलिपिनो सिटीजन्स के द्वारा जो फ्रीडम का जो ह्यूमन राइट्स उन्हें वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, और फिलिपिनो वर्कर का दर्जा उन्हें वहाँ पर दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो सोशल और लेबर जो राइट्स हैं वो वहाँ पर जो उन्हें प्रोवाइड किए जाते हैं। इस प्रकार से जो फीस है वो उस फीस को लेकर चेंजेस यहाँ पर किए जाना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा, जो वहाँ पर उनके साथ में शोषण होता है, उस शोषण से भी उन्हें बचाया जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा अगर कोई भी मान लीजिए इस प्रकार का कोई माइग्रेंट वर्कर है जो हमारे यहाँ पे आकर देश में आकर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो उसका पासपोर्ट जब्त करने और उस पर पेनल्टी लगाने जैसे प्रावधान भी इसमें किए गए हैं, और जो कि एक अच्छे प्रावधान है, जो कि यहाँ पर माइग्रेंट को कोई कुछ भी गलत कर यहाँ से भागने से रोकने के लिए सफिशिएंट है। इसके अलावा जो विदेश में भी अगर इस प्रकार की कार्य अगर हमारे वर्कर के साथ में किया जाता है और उनका शोषण किया जाता है, तो उन्हें भी वापस लाने और उन्हें वहाँ के जो जिस जाल में वो फंस जाते हैं वहाँ जाकर उस जाल से उनको छुड़ाने के लिए इस प्रकार का कार्य करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा जो जेंडर को लेकर जो डिस्क्रिमिनेशन इस विदेश में जो नौकरी करने को लेकर है, उसको भी एक ठीक करने की हमें ज़रूरत है। जेंडर का जो है वो सैलरी या जो भी फीस अगर आप माने वो मैन की तुलना में काफ़ी डिफरेंस होता है इसमें, और सैलरी में भी इसमें डिफरेंस होता है। इसके अलावा जो कभी कभी अगर बुरी स्थिति पैदा हो जाती है, तो जो शोषण का लेवल होता है वो भी मैन से डिफरेंस होता है वुमेन का, क्योंकि उसमें साइकोलॉजिकल, फिजिकल और इमोशनल सभी प्रकार का जो
शोषण है वो वुमेन से अटैच हो जाता है। तो इस प्रकार की स्थिति भी वहाँ पर देखने को मिलती है। कुल मिलाकर जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, उन माइग्रेंट वर्कर्स की स्थिति जो विदेश में काफ़ी ज़्यादा कभी-कभी ख़राब हो जाती है। बहुत ही कम स्थिति या में देखने को ऐसा मिलता है कि जो माइग्रेंट वर्कर हैं वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहे होते हैं। और मेनली ये जो कंट्रीज़ पर ऐसा डिपेंड करता है। अगर आप यूएस में जाते हैं तो ऐसी स्थिति वो कम देखने को मिलती है। और जो वर्कर्स हैं उनके द्वारा भी कभी-कभी गलत स्टेप उठा लिया जाता है और वो एक वर्किंग वीज़ा के ऊपर नहीं जाकर वहाँ पर जो ट्रैवल वीज़ा होता है या टूरिस्ट वीज़ा होता है उसके ऊपर वहाँ पर ट्रैवल करते हैं और एक वर्कर की जैसे वहाँ पर रहने लग जाते हैं। तो इस कारण भी उन्हें वहाँ पर प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। तो इस चीज़ का ध्यान वर्कर को भी रखना चाहिए। साथ ही देश को इस प्रकार के नियम बनाने चाहिए कि जो हमारे देश के सिटीजन हैं वो वहाँ पर अपना जो दैनिक जीवन है उसे इम्प्रूव करने के लिए वहाँ पर जाते हैं। और अगर वो ऐसा करने के लिए वहाँ पर जाते हैं तो उनके साथ में कुछ भी बुरा जो है वो वहाँ पर नहीं होना चाहिए। बेसिकली जो माइग्रेंट्स का वर्कर्स का जो विदेश जाने का जो कारण होता है वो मेनली जो एक्सचेंज रेट होता है, उस एक्सचेंज रेट के कारण ही वो लोग वहाँ पर जाते हैं। क्योंकि अगर आप दुबई में देखेंगे तो करीबन जो वहाँ पर दिनार होता है वो 18 रुपये की समथिंग यहाँ पर पड़ता है। डॉलर में भी आप देखेंगे तो 72 रुपये की समथिंग $1 पड़ता है। तो अगर वो वहाँ पर 1000 दिनार भी कमाते हैं तो यहाँ पर चेंज करने पर वो 18,000 की सैलरी बन जाती है। तो इस प्रकार एक अच्छा खासा अमाउंट उनके लिए डेवलप हो जाता है। साथ ही अगर वो वर्कर होते हैं तो किसी भी प्रकार का जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कार्य है वो ना करके कुछ भी छोटा मोटा काम वो वहाँ पर कर लेते हैं। तो इस प्रकार से उनका जो डेवलपमेंट है वो यहाँ पर होने लग जाता है। तो इसी स्थिति को लेकर इमिग्रेशन की पॉलिसी को रिवाइव करने की बात यहाँ पर जून में चली है। अभी ये बिल संसद में पेश होना है और इसी मानसून सत्र में इस संसद में इस बिल के पेश होने की संभावना है। तो दोस्तों आज के द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में सिर्फ इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही आपके पास अगर हमारे लिए कोई सुझाव हो तो उसे भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि जो नए वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इसके अलावा फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।